हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। पीआईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैट्रिसेस चैप्टर से रिलेटेड आज एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है, टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ कंसिस्टेंस सॉल्व देम। मीन्स एक चार इक्वेशंस हमें दी हुई हैं और इन इक्वेशंस को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करना है। देन उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करना है। अगर वो कंसिस्टेंस है तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी दो इक्वेशन, थ्री इक्वेशन, मतलब इक्वेशन कुछ भी हमारा हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन हमें हमारी कितनी दी हुई है, 4 इक्वेशन है। तो चारों इक्वेशन से हम लोग मैट्रिसेस का फॉर्म में पुट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंसिस्टेंस है कि नहीं। और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, रैंक फाइंड आउट करना होता है। रैंक किसका फाइंड आउट करना होता है, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स होती है उसका रैंक फाइंड आउट करना होता है, और ए मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना होता है। अगर दोनों मैट्रिक्स का रैंक सेम है तो ये क्या होगा, इसका सलूशन निकलेगा। तो वो आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमें चारों इक्वेशन को किसके फॉर्म में चेंज करना है, पुट करना है, मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट करना है। और चारों इक्वेशंस हमारी कितने मैट्रिक्स के फॉर्म में पुट होंगी, 3 इक्वेशन के फॉर्म में पुट होंगी। देखिए यहाँ पे एक हमारा कोफिशिएंट है, एक हमारा वेरिएबल है, एक हमारा कांस्टेंट है। तो कोफिशिएंट एक हमारा बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा बनेगा अननोन मैट्रिक्स, और तीसरा हमारा क्या बनेगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स के प्लेस में हमारे कौन कौन से नंबर से जाएंगे, 3, 3, 2, 2, 1, 10, यही सब जाएंगे। और अननोन मैट्रिक्स में हमारा कौन कौन सा जाएगा, एक्स, वाई और जेड जाएगा। और कांस्टेंट मैट्रिक्स से हमारा कौन कौन सा जाएगा, 1, 4, -2 और 5 जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए इसको a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। हमने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। और एक्स हमारा क्या है, अननोन मैट्रिक्स। बी हमारा क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसे जान लेना हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी आगे यूज होगा। और भी क्वेश्चंस में हमें इसी फॉर्म में सबसे पहले चेंज करना होता है। तो सबसे पहले हमें इसे इसके बहुत जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, अननोन मैट्रिक्स हो गया, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ए एंड बी मैट्रिक्स को क्या करना है, कंबाइंड करेंगे। ए एंड बी मैट्रिक्स कंबाइंड करेंगे तो ए और बी मैट्रिक्स को, ये ए और बी मैट्रिक्स को जब कंबाइंड करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, वो जो निकल के आएगा वो हमारा सी मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, सी मैट्रिक्स। ए को कंबाइन करेंगे बी के साथ तो वो हमारा सी मैट्रिक्स आएगा। और सी मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। सी इज इक्वल टू कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ये बन जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सी हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स के रैंक, ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसका रैंक, और ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये पूरा आया है इसका रैंक, इन दोनों का हम लोग रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो अगर ए मैट्रिक्स सी का रैंक 3 है और मैट्रिक्स ए का रैंक भी क्या है, हमारा 3 है, तो ये सिस्टम क्या, ये हमारी जो मैट्रिक्स है ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। और कंसिस्टेंस है तो इसका सलूशन निकलेगा। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रख लेना होगा हमको, जैसे
यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन हमारे कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? x, y, z 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। अगर नंबर ऑफ अननोन r ऑफ c की इक्वल है या और r ऑफ a, मतलब ये तीनों अगर इक्वल हैं तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? यूनिक निकलेगा। इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? यूनिक निकलेगा। और अगर r ऑफ c नंबर ऑफ अननोन की इक्वल नहीं है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट निकलेगा। क्या निकलेगा? इनफाइनाइट निकलेगा। तो हम लोग मैट्रिक्स देखेंगे। देखिए गिवन इक्वेशन क्या दिया है हमें? गिवन इक्वेशन और क्या दिया है? 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। देन उसके बाद 10y प्लस 3z इज इक्वल टू -2। देन 2x माइनस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या है? गिवन इक्वेशन है। अब यहीं से हम लोग मैट्रिसेस को पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन से? कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये बनेगा 3, 3, 3, 2 और यहाँ पे देखिए क्या है? 1, 2 और z के प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। देन उसके बाद सेकंड टर्म क्या है हमारा? 10, उसके बाद 3, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए जो टर्म हमारा नहीं दिया है उसको हम लोग क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। देन उसके बाद इसमें 2 -3 -2, ये शायद z है, हाँ ये -z है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। देन उसके बाद अननोन मैट्रिक्स को लिखना है। किसको लिखना है? अननोन मैट्रिक्स को लिखना है। देखिए यहाँ पे हम बताए थे आपको इसका फॉर्म a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में हमें लिखना है। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारा, देन उसके बाद अननोन मैट्रिक्स हो गया, देन उसके इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारा होगा। तो देखिए अननोन मैट्रिक्स x, y एंड z है हमारा। और कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 1, 4, -2 और 5। तो ये हमारा होगा मैट्रिक्स ऑफ A, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ऑफ X, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ B। तो ये इस फॉर्म में बन गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है? हम आपको बताए थे कि उसके बाद हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। कौन से मैट्रिक्स के फॉर्म में? C इज इक्वल टू A और B को कंबाइंड करना है। A और B को कंबाइंड करना है। तो A और B को जब हम लोग कंबाइंड करेंगे तो देखिए ये बनेगा 3, 3, 2, 1, 2, 0, 0, 10, 3, 2, -3, -1। इसे कंबाइंड करना है तो थोड़ा यहाँ से मतलब एक लाइन बनी रहे। 1, 4, -2, 5। देखिए ये हो गया हमारा, ये कंबाइंड हो गया, A B के साथ कंबाइंड हो गया। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हमारी बन के आ गई? ये कौन सी मैट्रिक्स बन के आ गई? ये बन के आ गई
आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है? 4x4 का ऑर्डर है। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? रैंक फाइंड आउट करना है। इसका हम लोग अब रैंक फाइंड आउट करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका हमें रैंक फाइंड आउट करना है। तो रैंक फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो मैट्रिक्स दिया होता है उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चेंज करने के लिए लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कैसे चेंज किया जाता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए ये जो डायगोनल बन रहा है हमारा, देखिए ये इसका ऑर्डर क्या है? 4x4 का। और ये देखिए यहां से देखिए तो ये एक डायगोनल बन रहा है। क्या बन रहा है? डायगोनल बन रहा है। तो डायगोनल के ऊपर डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट होगा वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और नीचे के एलिमेंट जो हैं ये इसको हमें जीरो करना होता है। किस में करना होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और इसी को अगर हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना होता है तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे एक ट्रायंगल शेप का बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल शेप का बन रहा है। अगर आप एज्यूम कर पा रहे हो तो ये ट्रायंगल शेप का जो नंबर बन रहे हैं इनको ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और उसके बाद इसको हमें जीरो करना होता है। किसमें? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको हम जीरो करेंगे, ये डायगोनल के नीचे वाले को जीरो करेंगे और ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही लिखे रहेंगे। तो यहाँ पे हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसे चेंज करने के लिए हम लोग रोड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे। देखिए 3 3 2 1 2 0 0 10 3 2 -3 -2। उसके बाद क्या है हमारा? 1 4 -2 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि ये जो कॉलम 1 है, जो कॉलम 1 है इसका इसका इसमें जो R2 का फर्स्ट एलिमेंट, R3 का फर्स्ट एलिमेंट और R4 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको जीरो करना होता है। तो इसको जीरो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? I2 इज इक्वल टू 3 R2 माइनस R1। देखिए R2 को अगर हमें जीरो, ये फर्स्ट एलिमेंट को अगर हमें जीरो करना है, फर्स्ट एलिमेंट को अगर हमें जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें से अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, R2 में अगर हम लोग ये रो 2 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और R1 को लेस कर दें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 3 को R2 से मल्टीप्लाई करवाया और R1 को लेस कर दिया, तो ये वाला एलिमेंट हमारा जीरो हो जाएगा। ये वाला एलिमेंट हमारा ऑलरेडी जीरो है, ये वाला एलिमेंट हमारा ऑलरेडी जीरो है, तो इसको जीरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब बचा ये वाला एलिमेंट, इसको अगर हमें जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको हमें अगर जीरो करना है तो देखिए इसमें अगर हम लोग कौन से टर्म में? R4 में, ये R4 में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और R1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, देखिए 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो लेस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? R4 इज इक्वल टू 3R4 माइनस 2R1। तो इसको ऐसा लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा, देखिए ये बन के आएगा। इसको थोड़ा हम ऊपर नीचे लिख देंगे, 3 3 2
इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करवा, हाँ इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद सेकंड वाले हम किससे मल्टीप्लाई करवाए हैं, 3 से, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा लेस करेंगे तो। ये वाला 3 2 जा 6, 6 में से अगर 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा ये भी, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 को अगर लेस करेंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। फिर उसके बाद ये हमारा 1 रहेगा, और ये 4 जो है हमारा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से। तो 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर एक को लेस कर देंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट 0 था ही हमारा। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 10 3 और ये -2। उसके बाद इसमें चेंजेस होगा, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे R4 में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आ जाएगा 6 में से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करवाएंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, तो इसको लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा, -15 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत अच्छे से बताए हैं। तो ये यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा, देन 68 आ जाएगा, सॉरी -7 इसमें आएगा शायद, हाँ -7 आएगा, और यहाँ पे आएगा हमारा 13, थोड़ा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में। ये -7 है और ये है 13 मीन्स 13। देखिए फिर उसके बाद अब हमें ये सेकंड एलिमेंट R3 का सेकंड एलिमेंट और R4 का सेकंड एलिमेंट हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए R3 को अगर हमें 0 बनाना है, R3 का सेकंड एलिमेंट को अगर हमें 0 बनाना है, तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो देखिए यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 हो जाएगा, लेस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो 3R3 - 10R2 ये बन गया हमारा। फिर उसके बाद R4 का क्या मामला है, यहाँ पे अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, इसमें हम लोग अगर 2 से ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई ही ना करवाएं, इसको मल्टीप्लाई ना करवाएं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए R4 + 5R2 ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, देखिए C = हम लिखेंगे 3 3 2 1 0 3 -2 11। देन उसके बाद इसमें और इसमें हमें चेंजेस करना है। देखिए R3 में क्या होगा कि R3 में हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला एलिमेंट दोनों 0 आ जाएगा। उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 29 और यहाँ पे आएगा -116 ये आएगा। और इसमें भी हम लोग अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो उसके बाद ये -17 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 68 ये हमारा आएगा। इसका ऑर्डर भी आप लिख सकते हैं, लिखते रहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रहेगा अगर आप एग्जाम में ऑर्डर इसका साथ में लिखते रहते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग चाहें तो इस वाले एलिमेंट को 0 करने के लिए हम लोग फिर से रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड का यूज करेंगे और इस एलिमेंट को भी 0 कर लेंगे।
ऐसा भी हम कर सकते हैं। और अगर टाइम हमें बचाना है तो इसको हम लोग देखिए, ये सेवे ये दोनों मतलब R3 और R4 ये दोनों सेम रो हैं, ये दोनों सेम रो, इसमें एलिमेंट जो है बिल्कुल सेम है, तो एक को हम रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ 17 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। और यहाँ पे 29 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी 4 टाइम्स जाएगा, ये भी 4 टाइम्स कैंसिल होगा। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस निगेटिव इसमें भी है, एक निगेटिव इसमें भी है, और ये 1:-4 और ये 1/, फिर ये भी -4, मतलब ये भी उसी रेशियो में, ये भी उसी रेशियो में, ये दोनों एलिमेंट 0 हैं। तो इस जो लास्ट वाला रो है इसको हम रिमूव कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो C = हमारा बनेगा, इसको रिमूव करके भी करेंगे तब पर भी वही आंसर आएगा, और यहाँ पे अगर हम लोग 0 लाएंगे तब पर भी वही आंसर आएगा। तो देखिए हम रिमूव करके कर रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा टाइम बचाना है, लेक्चर बहुत लेंदी हो जा रहा है। 3 3 2 1 0 3 -2 11। आपको अगर ये क्या बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से अगर आप लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, वहां से आपको बिल्कुल पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने R4 को रिमूव कर दिया, R4 को जब हमने रिमूव कर दिया तो ये हमारा एलिमेंट बचा 29 और माइनस ये, और ये कौन से ऑर्डर का बन गया, ये कौन से ऑर्डर का बन गया, देखिए 3 × 4, ये 3 × 4 ऑर्डर का बन गया। अब यहां से अगर हम लोग देख पा रहे हो तो ये था हमारा मैट्रिक्स ऑफ ए, ये क्या था हमारा मैट्रिक्स ऑफ ए। यहां से हम लोग थोड़ा मतलब निकालेंगे तो मैट्रिक्स ऑफ ए = हमारा क्या बनेगा 3 3 2 0 3 -2 और 0 0 29, ये हमारा ये मैट्रिक्स ऑफ ए। अब इसका रैंक हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। और ये हमारा क्या था कांस्टेंट मैट्रिक्स, क्या था कांस्टेंट मैट्रिक्स, और एक था हमारा क्या वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल मैट्रिक्स को हमने अननोन मैट्रिक्स, सॉरी वेरिएबल मैट्रिक्स हमने गलत बोल दिया। तो अननोन मैट्रिक्स x था, तो x = क्या था x y z, और b हमारा क्या था कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो ये 1 1 माइनस ये निकल के आ गया। तो यहां से हमने देखा कि R ऑफ C मतलब रैंक ऑफ C, रैंक ऑफ C कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी भी मतलब मैट्रिक्स का रैंक हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें जो देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है इसमें 1 2 3। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो जो होती है हमारी, वही जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वही हमारा उसका क्या हो जाएगा, उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा रैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब इसका रैंक कितना आया 3, और ए का भी रैंक कितना आया R ऑफ A 3। और नंबर ऑफ अननोन भी हमारा कितना आया 3। तो नहीं, ये तीनों इक्वल आए हैं, ये तीनों इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम था हमारा क्या होगा कंसिस्टेंस होगा, मतलब ये मैट्रिक्स हमारी क्या है कंसिस्टेंस है। और इसका भी सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन मतलब निकलेगा, और जो सॉल्यूशन होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आइए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमें
एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना पड़ेगा, जो लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज हम करेंगे और वहां से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ये एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हम लोग करवाएंगे, एक्स वाई जेड इसका मल्टीप्लिकेशन, ये C1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, R1 के साथ होगा। तो ये फर्स्ट पहला इक्वेशन बनेगा, ये 3x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या है 1, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद C1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, R2 के साथ होगा। तो ये बनेगा 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया हमारा। उसके बाद क्या बनेगा, देखिए ये 29z इज इक्वल टू माइनस 116, मतलब 116 इसको बोल सकते हैं हम। तो इसको इससे कट करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आई, -4। अब जेड की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो जेड की वैल्यू जब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो 3y माइनस 2 इंटू -4 इज इक्वल टू 11, 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 11, 3y इज इक्वल टू 3, ये इसमें जाएगा तो घट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में z और y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसिस्टेंसी से रिलेटेड तकरीबन 2 से 3 ईयर्स में, मतलब हर साल ये क्वेश्चन आना जरूर है। ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है वो चेंज कर सकता है या फिर नंबर चेंज कर सकते हैं बस, बट कंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।